हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एनसीईआरटी के कक्षा 8 के चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो या हिंदी में सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु अध्याय के बारे में बताएंगे। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है, क्या होता है सूक्ष्म जीव। क्या होता है सूक्ष्म जीव? जो जीव बिना किसी यंत्र की सहायता के आंखों से नहीं देखे जा सकते सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। जैसे आप गाय को देख सकते हैं, भैंस को देख सकते हैं, घोड़े को देख सकते हैं। ये जीव हैं, लेकिन ये सूक्ष्म जीव नहीं हैं, क्योंकि हम इन्हें अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। परंतु जिनको हम अपनी आंखों से बिना किसी यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, उनको हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों के प्रकार। सूक्ष्म जीव कई प्रकार के होते हैं। उनका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण हम 4 प्रकार पर करते हैं मुख्य रूप से। नंबर 1 जीवाणु, नंबर 2 कवक, नंबर 3 प्रोटोजोआ एंड नंबर 4 कुछ शैवाल। एक अन्य प्रकार के सूक्ष्म जीव भी होते हैं जिन्हें हम विषाणु या वायरस कहते हैं। ये केवल परपोषी जैसे जंतु एवं पौधों की कोशिकाओं में ही गुणन करते हैं। मतलब अगर ये किसी नॉन लिविंग थिंग पर हैं तो इनमें जीवन नहीं पाया जाता, परंतु जैसे ही ये किसी जीवित व्यक्ति अथवा जंतु अथवा पौधे के संपर्क में आते हैं, ये उनकी कोशिका में गुणन करने लगते हैं और ये इसलिए परपोषी कहलाते हैं। हम इन्हें देख कैसे सकते हैं? हम इन्हें सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते। अब हमारे मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि ये रहते कहाँ हैं? सूक्ष्म जीव हर प्रकार के आवास में पाए जाते हैं, जैसे मिट्टी में, जल में, वायु में, मरुस्थल, दलदल, बर्फीली जगह एवं गर्म स्रोतों में भी। सूक्ष्म जीव सभी जीवों के अंदर भी पाए जाते हैं। हमारे और आपके अंदर भी सूक्ष्म जीव हैं। जितने भी जंतु आप देख रहे हैं उनके अंदर भी सूक्ष्म जीव हैं। वस्तुतः हम सूक्ष्म जीवों से पूरी तरीके से घिरे हुए हैं। क्योंकि वो हमें नंग आँखों से दिखाई देते नहीं हैं, इसलिए हमें लगता है कि वो है नहीं। अब क्वेश्चन उठता है, सूक्ष्म जीव और हम, यानी हमारा सूक्ष्म जीव से क्या रिश्ता है? बच्चों, सूक्ष्म जीव कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं और कुछ हमारे लिए हानिकारक भी हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक हैं और कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक भी हैं। अब आप कहेंगे कि हमारे लिए ये लाभदायक कैसे हैं और हानिकारक कैसे हैं? तो आइए देखते हैं। मित्रवत सूक्ष्म जीव, ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए लाभदायक हैं, जो हमारे लिए मित्र हैं, वो मित्रवत सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। इनके उदाहरण देखिए, जैसे दही का बनना। हम दूध से दही को बनाते हैं, तो वो दूध से दही ऐसे ही नहीं बन जाता, उसके लिए एक जीवाणु की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैंने बताया था 4 प्रकार के सूक्ष्म जीव हमने पढ़े थे। एक अन्य प्रकार के भी पढ़े थे, विषाणु, जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल, जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ। तो उसमें जो हमारा मित्रवत सूक्ष्म जीव है दूध से दही बनने के लिए, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, जो दूध से दही बनने में हमारी सहायता करता है। इसके अलावा ब्रेड का बनना, केक का बनना, ये भी हमारा जीवाणु की सहायता से ही होता है। इसका तीसरा उपयोग वाणिज्यिक उपयोग, यानी उद्योग धंधों में, बिजनेस में, वाणिज्य में सूक्ष्म जीवों की क्या आवश्यकता है या ये कैसे हमारे लिए लाभदायक हैं,
तो एल्कोहल से शराब उद्योग या एसिटिक एसिड या सिरका उद्योग, इसमें सूक्ष्म जीवों का बहुत अहम रोल है। और किस सूक्ष्म जीव का रोल है? यीस्ट का। ये यीस्ट द्वारा ही एल्कोहल या एसिटिक एसिड का बनना संभव हो पाता है। चौथा उपयोग देखेंगे, औषधीय उपयोग। औषधीय उपयोग जैसे पेनिसिलिन का इंजेक्शन या एंटीबायोटिक का बनना, स्ट्रेप्टोमाइसिन का बनना, एरिथ्रोमाइसिन का बनना, टेट्रासाइक्लिन का बनना, ये सब इन दवाइयों का बनना आपको, जैसे दर्द में पेनिसिलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, एंटीबायोटिक का इंजेक्शन दिया जाता है। जब आपको बीमारी होती है तो एंटीबायोटिक हम कहते हैं ले लीजिए, लेकिन एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इनसे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो इन सब दवाइयों का बनने में भी सूक्ष्म जीवों का अहम रोल होता है। वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है बच्चों? सूक्ष्म जीव, जैसे हमने बताया कि लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। तो ऐसे हमारे हानिकारक सूक्ष्म जीव जो हमें क्षति पहुंचाते हैं, उनसे बचने के लिए हम मृत यानी मरे हुए अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को अपने शरीर के अंदर प्रवेश करवाते हैं टीके की सहायता से। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को टीके की सहायता से जीवित व्यक्तियों के शरीर में प्रवेश कराने की प्रक्रिया वैक्सीनाइजेशन या टीकाकरण कहलाती है। बच्चों, आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में वो सूक्ष्म जीव एक प्रतिरक्षी तंत्र विकसित कर लेते हैं, जिससे कि अगर कोई हानिकारक सूक्ष्म जीव आक्रमण करता है तो वो पहले से ही हमारे शरीर की मेमोरी में रहते हैं, जिससे वो उसको पहचान कर हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोक देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक पोलियो अभियान बहुत चलता है, आपको भी लगा होगा या आपके छोटे भाई बहन हैं उनको भी लगा होगा, या आपने पोलियो अभियान का ऐड भी देखा होगा टीवी पर, 2 बूंद जिंदगी की। तो पोलियो में क्या होता है, पोलियो का हम मृत अथवा निष्क्रिय हम अपने शरीर में प्रवेश करवा लेते हैं, जिससे जब पोलियो हमारे ऊपर आक्रमण करता है, छोटे बच्चे ऊपर आक्रमण करता है, तो वो पहले से ही प्रतिरक्षा तंत्र विकसित हो चुका होता है बच्चे का, और वो उसके आक्रमण को रोक देता है और बच्चा पोलियो से ग्रसित नहीं होता। इसके अलावा हमारा उपयोग मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। बच्चों, हमारी मिट्टी को, हमारी फसलों को मिट्टी में उगाया जाता है और मिट्टी को बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है फसल उगाने के लिए, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। लेकिन जो हवा में नाइट्रोजन है वो हम सीधे पौधों नहीं ले सकते, इसलिए नाइट्रोजन का नाइट्रेट में परिवर्तन आवश्यक होता है। नाइट्रोजन का नाइट्रेट में परिवर्तन आवश्यक होता है। अब नाइट्रोजन का नाइट्रेट में परिवर्तन कैसे होगा, ये हम अभी आगे देखेंगे नाइट्रोजन चक्र में। अभी आप यहाँ पर ये समझिए कि जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल नाइट्रोजन का नाइट्रेट में परिवर्तन कर देते हैं। जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल नाइट्रोजन का नाइट्रेट में परिवर्तन करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। पर्यावरण का शुद्धिकरण। अभी देखिए, ये एक बहुत ही अहम कार्य है सूक्ष्म जीवों का। बच्चों, हमारे बहुत से जीव जंतु एवं पेड़ पौधे पर्यावरण में खुले में मर जाते हैं एवं सड़ने लगते हैं। यदि उनका अपघटन ना हो, यानी उनको डिकम्पोज ना करा जाए, तो पर्यावरण में बहुत सारे रोग फैलने की, कम्युनिकेबल डिसीज़ फैलने की संभावनाएं रहती हैं, जिससे कि बहुत बड़ी हानि हो सकती है। अतः उन मृत शरीरों का, मृत जैविक अपशिष्टों का, अपशिष्ट यानी बेकार पदार्थ, क्योंकि वो मर चुके हैं और वो जैविक यानी पहले जीवित थे देन अपशिष्ट बन गए, उनका डिकम्पोज करना, अपघटन करना बहुत ज़रूरी होता है।
तो इस कार्य के लिए सूक्ष्म जीव बेहद काम आते हैं और उन जीवों का अपघटन करके वो उनको महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिकों में तब्दील कर देते हैं जो फसल चक्र में हमारे काम आती हैं, फसल उगाने में काम आती हैं। तो ये थे बच्चों आपके सूक्ष्म जीव जो मित्रवत हैं। अब हम आगे देखेंगे ऐसे सूक्ष्म जीव जो हानिकारक होते हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीव, इनको हम रोगाणु भी कह सकते हैं या रोगजनक सूक्ष्म जीव भी कह सकते हैं। रोगाणु, रोग के वाहक सूक्ष्म जीव जिनसे हमें रोग हो सकता है, जिनके कारण रोग फैलता है। सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग संक्रमित व्यक्ति अथवा पशु से स्वस्थ होने वाले रोग संक्रमित व्यक्ति अथवा पशु से स्वस्थ व्यक्ति अथवा पशु में जल, भोजन, वायु अथवा शारीरिक संपर्क द्वारा फैलते हैं। ऐसे रोगों को संचरणीय रोग अथवा कम्युनिकेबल डिसीजेस कहते हैं। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से संपर्क में आने से या जल के माध्यम से या भोजन के माध्यम से या वायु के माध्यम से जो रोग फैल जाते हैं उनको हम रोगजनित सूक्ष्मजीव कहते हैं। जैसे आप अभी देख रहे हैं कि ये कोरोना चल रहा है। अगर कोई कोरोना से संक्रमित व्यक्ति, कोरोना क्या है? एक वायरस है। कोरोना से यानी कि विषाणु है। कोरोना से संक्रमित कोई व्यक्ति यदि छींक देता है तो उसकी जो छींक की जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो बूंदें हैं, वो हवा में जब जाएंगी तो उन हवा में जो वायरस होगा वो हवा में जाएगा और अगर कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पे आके सांस ले लेगा तो वो वायरस उनके शरीर में प्रवेश कर सकता है। यानी ये वायु के द्वारा संक्रमण फैल गया। तो इन्हीं को ही हम रोगजनक सूक्ष्मजीव कहते हैं। जैसे अभी जो करंट में उदाहरण चल रहा है वो कोरोना, आप सब लोग देख ही रहे हैं। आप लोग इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और बच के रहिए। संचरणीय रोगों के उदाहरण, संचरणीय रोग में जैसे हैजा या कोलेरा जिसको हम कहते हैं, सामान्य सर्दी जुकाम, कोल्ड कफ एंड नॉर्मल कोल्ड एंड कफ, चिकन पॉक्स, क्षय रोग यानी ट्यूबरक्लोसिस इत्यादि। अब ये कैसे फैलते हैं बच्चों, ये हम जरा आगे देखेंगे। अभी रोगवाहक, ये रोगवाहक क्या होते हैं बच्चों? कुछ कीट एवं जंतु रोगकारक सूक्ष्म जीवों के वाहक होते हैं। यानी कि एक तो मैंने बताया जैसे जल से फैल गया या भोजन से फैल गया या फिर आपका वायु से फैल गया या आपने किसी को छू लिया, आपको चिकन पॉक्स था और वो हो गया। लेकिन कुछ जंतु होते हैं जो एक व्यक्ति पर से या एक दूषित जगह से दूसरे साफ जगह पर रोग फैला सकते हैं। जैसे आपका मक्खी, जैसे मादा एनीफ्लीज मच्छर। मादा एनीफ्लीज मच्छर क्या होता है? प्लाज्मोडियम की वाहक। प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरिया का कारण। या मादा एडीज मच्छर जो डेंगू का कारण होता है। तो डेंगू की वजह से भी बीमारी होती हैं। जो डेंगू होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है और उसका जो वाहक होता है वो मादा एडीज मच्छर होता है और मलेरिया का जो वाहक होता है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। तो इनको हम रोगवाहक कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये कुछ शैवाल हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा, प्रोटोजोआ जैसे अमीबा और पैरामीशियम, जैसे कवक, राइजोएम, पेनिसिलियम एंड एसेप। ये आपके कुछ सूक्ष्म जीवों के उदाहरण हैं जो आपको नग्न आंखों से नहीं दिख सकते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही दिखेंगे। अब देखिए मनुष्यों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। अब हम मनुष्यों में जो सूक्ष्म जीवों से जो रोग होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो उनको हमें तीन चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक तो रोग क्या है, दूसरा कौन से सूक्ष्म जीव के कारण वो रोग हो रहा है और तीसरा कि संचरण का क्या तरीका है, यानी कि वो रोग किस तरीके से फैलता है, और चौथा उस रोग से बचाव के उपाय हम क्या कर सकते हैं। जैसे रोग पहला हम देखिए क्षय रोग।
तो क्षय रोग जीवाणु के द्वारा फैलता है और ये इसका माध्यम है वायु। यानी कि अगर आपको कोई क्षय रोग व्यक्ति अगर कोई आपको पता पड़ता है तो उनसे थोड़ा सा आप डिस्टेंस बना के रखिए, जिससे कि वो वायु के द्वारा आपको भी ना हो। मीज़ल्स विषाणु के द्वारा फैलता है, यानी वायरस के द्वारा फैलता है, ये भी वायु के द्वारा होता है। तीसरा चिकन पॉक्स, ये भी विषाणु के द्वारा फैलता है और ये वायु या सीधे संपर्क में आने से भी फैल सकता है, अतः उनसे दूरी बना के रखना आवश्यक है जिनको चिकन पॉक्स हुआ है। नंबर 4 पोलियो, ये भी वायरस के द्वारा फैलता है और इसका संचरण का तरीका है वायु अथवा जल। हैजा यानी कोलेरा, ये जीवाणु के द्वारा फैलता है, यानी बैक्टीरिया के द्वारा, और इसका जल या भोजन, मक्खी के द्वारा भी ये फैल जाता है, मक्खी इसकी रोगवाहक है। नंबर 6 टाइफाइड, ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, यानी जीवाणु के द्वारा, और इसका दूषित जल इसके संचरण का तरीका है जल सबको शुद्ध करके ही पीना चाहिए। हेपेटाइटिस ए, ये विषाणु के द्वारा फैलता है और इसका भी रोग संचरण का तरीका जल ही है। इसके अलावा नंबर 8 मलेरिया, ये प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है और इसका वाहक मच्छर है, ये हम ऊपर बता चुके हैं आपको। अब जंतुओं में रोग कारक जीवाणु या विषाणु, एक एंथ्रेक्स रोग होता है। एंथ्रेक्स रोग होता है जो जीवाणु द्वारा मनुष्यों या जानवरों में फैलता है। इस जीवाणु का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस और ये रॉबर्ट कोच ने खोजा था। रॉबर्ट कोच के द्वारा इसकी बैसिलस एंथ्रेसिस की खोज हुई थी। ये एक बहुत ही भयानक रोग है। खुर एवं मुंह पका रोग, ये आपने बहुत सुना होगा, गाय भैंसों में ये हो जाता है। ये वायरस के द्वारा फैलता है, यानी विषाणुओं के द्वारा। अतः विषाणु जीवाणु सिर्फ मनुष्यों में नहीं, जंतुओं में भी रोग फैलाते हैं और ये पौधों में भी रोग फैलाते हैं। सूक्ष्म जीव आगे देखेंगे पौधों में रोग के कारण। पौधों में रोग के कारण देखिए बच्चों, नींबू कैकर, ये एक नींबू में होने वाला रोग है। ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है और ये वायु द्वारा संचरित होता है। गेहूं की रस्ट, ये कवक यानी फंगाई द्वारा ये फैलता है और ये वायु एवं बीज, संक्रमित बीज अगर कोई आता है और उसके द्वारा ये फैलता है, उसके द्वारा ये रोग हो सकता है। भिंडी की पीजे, भिंडी में होने वाला रोग है, ये विषाणु वायरस यानी कीट के द्वारा फैलता है। बच्चों आप पौधों में और रोग खोजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए और अपनी कॉपी में नोट करिए और उनके रोग और उनके संचरण के तरीके। बच्चों अब बात हम करेंगे नाइट्रोजन चक्र की। नाइट्रोजन चक्र की हम बात करेंगे। वायुमंडल में विभिन्न, उससे पहले हम देखेंगे कि वायुमंडल में लगभग नाइट्रोजन कितने परसेंट है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है, बाकी अदर गैसें कितने परसेंट हैं। तो आप इसको ज़रा सा अपने होमवर्क समझिए और एक वायुमंडल में विभिन्न गैसों की प्रतिशत की मात्रा बताइए। मैं नाइट्रोजन की बता देता हूँ। नाइट्रोजन की मात्रा कम से कम 70 to 75% वायुमंडल में हमेशा रहती है नाइट्रोजन। तो वायुमंडल में विभिन्न गैसों की प्रतिशत मात्रा ये आप करके बताएं। बच्चों अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल। ये जो आप देख रहे हैं ये नाइट्रोजन चक्र है। ये आपके सामने नाइट्रोजन चक्र का डायग्राम है। इसमें आप देखेंगे कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, आप यहाँ पे एक दो वर्ड देख रहे हैं, स्थिरीकरण यानी फिक्सेशन, यानी वायुमंडल नाइट्रोजन को ऐसे रूप में बदल देना जिससे कि पौधे उस नाइट्रोजन का उपयोग कर सकें, क्योंकि पौधे
वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड तो सीधे लेते हैं परंतु नाइट्रोजन सीधे नहीं ले सकते। तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर यानी उच्च दाब और उच्च ताप पर वायुमंडलीय बिजली जब कभी कड़कती है, कभी जब आसमान में आपने देखा होगा बिजली कड़कती है, तो उच्च दाब और उच्च ताप पर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, जिसके कारण उस नाइट्रोजन, हवा में उपस्थित नाइट्रोजन वायु के द्वारा वर्षा के द्वारा भूमि पर नीचे आ जाती है और मिट्टी द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक उसको अवशोषित कर लेते हैं और इस तरीके से एक एग्जाम्पल हुआ कि तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण कैसे होता है। फिर हम दूसरा देखेंगे, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं और नाइट्रेट जो है वो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक में मिक्स हो जाता है, नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित हो जाता है और इसका भी पौधे सीधे उपयोग कर सकते हैं। नाइट्रेट का सीधे पौधे उपयोग कर सकते हैं, नाइट्रोजन का नहीं कर सकते, इसलिए ये नहीं होता। इसका ये सीधे उपयोग कर सकते हैं। अभी हमने समझा वायुमंडलीय नाइट्रोजन से मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तन, फिर उनके द्वारा पौधों का अवशोषण, फिर जो पौधे होते हैं उनको जीव जंतु हम लोग खाते हैं या जानवर खाते हैं, फिर वो उसको उत्सर्जित करते हैं, मलमूत्र के द्वारा वो उनको निकालते हैं, या फिर जीवों की जब मृत्यु हो जाती है तो जब उनमें वो जो नाइट्रोजन उन्होंने पौधा खाया था तो जो अवशोषित नाइट्रोजन थी वो जंतुओं में गई, जंतु अगर जब मर गए या फिर उन्होंने उत्सर्जन करा वो फिर से अपशिष्ट बनी और वो अपशिष्ट बन के फिर से मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिकों में मिल गई। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिकों को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं, यानी फिर से पहले उन्होंने फिक्सेशन करा था और कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो उसका डिफिक्सेशन कर देते हैं और इस तरीके से वायुमंडल में नाइट्रोजन फिर से पहुंच जाती है। तो हमने देखा पहले वायुमंडलीय नाइट्रोजन का कैसे फिक्सेशन होता है। एक तरीका है जो आकाशीय बिजली होती है उसके थ्रू, और दूसरा तरीका है जीवाणु या हरे नीले शैवाल के द्वारा उसके थ्रू। तो बच्चों इस तरीके से वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। लेग्यूम पौधे कौन से होते हैं बच्चों? जो दलहन पौधे होते हैं। लेग्यूम पौधे यानी दलहन पौधे जैसे आपकी चना, मटर, आपका सोयाबीन, अरहर, मूंग, तुर, इनकी जड़ों में ग्रंथिकाएं होती हैं जिसमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये राइजोबियम नामक जीवाणु नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी आसमान में तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, ये मैं बता चुका हूँ आपको अभी नाइट्रोजन साइकिल में। पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद जीवाणु एवं कवर्ण नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे क्या होता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित बनी रहती है। बच्चों अब हमारा नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है खाद्य विषाक्तन यानी कि फूड पॉइजनिंग। बच्चों फूड पॉइजनिंग क्या होती है? आप जैसे कभी ब्रेड को एक अगर ब्रेड हो घर में तो ब्रेड को खुले में रख दें, जहाँ थोड़ी सी नमी हो खुले में रख दें, तो आप देखेंगे उस पर कुछ काला काला पदार्थ जम गया है, यानी उस पर कवक का आक्रमण हो जाता है। नए नम स्थान पर खुली रखी ब्रेड पर कवक का आक्रमण, ये क्या होता है? ये आपका फूड पॉइजनिंग होता है, यानी उसमें ऐसे विषाक्त पदार्थ जमा हो जाते हैं, ऐसे विषैले पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं, किसके द्वारा? सूक्ष्म जीवों के द्वारा, जो भोजन को विषाक्त कर देते हैं। इसी को हम खाद्य विषाक्तन कहते हैं, फूड पॉइजनिंग कहते हैं। यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा खाद्य पदार्थों को संदूषित करके उसमें विषैले पदार्थ उत्पन्न कर देना, पॉइजनस एलिमेंट
उत्पन्न कर देना, उसी को ही हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। अब अगर फूड पॉइजनिंग अगर थोड़ी देर में ही फूड पॉइजनस हो जाएगा, तो हम जो डब्बा बंद सामान है जैसे अचार है या फिर जैम, ब्रेड, जेली है, जो ये सब आता है, इसको हम कैसे प्रिजर्व करें जो लंबे समय तक चलता रहे। तो क्योंकि आजकल देखो फसल बहुत होती है, फसल जब होती है ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, हरित क्रांति के बाद जब फसल होती है तो उसका फिर हमें उसका प्रोसेसिंग करते हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आजकल बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बाद क्योंकि वो पैकेट में बंद हो जाता है, उसको हवा नहीं मिलती, उसको ढंग से उनको रखना होता है, काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करना होता है, तो उसको कैसे प्रिजर्व करें, कैसे उसको परिरक्षण करें, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था जिसको हमने ओवरकम करा है। जैसे पहले पुराने ज़माने में आम का अचार लंबे समय तक ख़राब नहीं होता होगा, आपने भी देखा होगा आपके घर में अचार होता है, क्यों? क्योंकि उसमें नमक एवं तेल का प्रयोग होता है। तो जिन पदार्थों के उपयोग से कोई भी संदूषित पदार्थ पैदा नहीं होते किसी खाद्य पदार्थ में, ऐसे पदार्थों को प्रिजर्वेटिव्स या परिरक्षक कहते हैं। हम कुछ केमिकल के नाम बताएंगे आपको, जैसे सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये 2 इम्पॉर्टेंट आपके परिरक्षक हैं जो अगर किसी खाद्य पदार्थ में डाले जाएं तो वो उसको काफ़ी दिन तक प्रिजर्व करके रखेंगे। मांस एवं मछली के लिए परिरक्षण के लिए हम नमक का उपयोग करते हैं। जैम जेली के परिरक्षण के लिए हम चीनी का उपयोग करते हैं। अचार के लिए हम तेल या सिरके का उपयोग करते हैं। तो नमक, चीनी, तेल, सिरका, या मैंने क्या बताया था, सोडियम बेंजोएट, ये आपके इम्पोर्टेंट प्रिजर्वेटिव है, इसको आप ज़रूर याद रखें। अब हमारा लास्ट टॉपिक है पाश्चीकरण यानी पाश्चराइजेशन। बच्चों, आपने देखा होगा आपके घर में सुबह सुबह दूध आता है तो उसको उबाला जाता है। हम उसको बिना उबाले यूज़ करने को कर सकते हैं, लेकिन वो हेल्दी नहीं होगा। उसको पीना, बिना उबाले दूध को पीना सुरक्षित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो अभी तक पाश्चराइजेशन नहीं हुआ है उसका। उसमें अनेक छोटे मोटे सूक्ष्म जीव हैं जो आपको हानि पहुंचा सकते हैं। अगर आप बाज़ार से कोई पैकेट लाएंगे तो आप उस पर देखेंगे, जैसे आप पैकेट लाते हैं ना बाज़ार से दूध की थैली, तो उस पर देखेंगे, उस पर लिखा होगा पाश्चराइज्ड मिल्क। तो वो जो पाश्चराइज्ड मिल्क है उसका आप डायरेक्ट उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसके जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उन सब जीवों को पाश्चराइजेशन के द्वारा ख़त्म किया जा चुका है और वो दूध डायरेक्ट उपयोग के लिए उपयुक्त है। और जो आप दूध, जैसे भैंस का सुबह सुबह दूध अगर लेके आए, गाय का दूध सुबह सुबह लेके आए, तो उसको उबालने के बाद ही पीते हैं, क्योंकि उबालने से उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अब हम दूध को उबालते क्यों हैं, उसका मैंने एग्जाम्पल तो आपको बता दिया, उसका रीज़न तो बता दिया। अब इसका हम भंडारण कैसे करते हैं, क्योंकि वो जो दूध का पैकेट आता है वो 1-2 दिन बाद ही पहुंच पाता है हमारे घर के पास, 1 दिन बाद। तो 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यदि हम 15 से 30 सेकंड दूध को गर्म करके एकाएक ठंडा करें तो उसको हम भंडारण करते हैं, और इस विधि को ही पाश्चीकरण कहते हैं। यानी दूध को हम 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं 15 से 30 सेकंड के लिए, फिर उसको हम एकाएक ठंडा कर देते हैं और उसके बाद उसको हम स्टोर कर लेते हैं और वो दूध के पैकेट बना दिए जाते हैं। यही आपका पाश्चीकरण कहलाता है। और यह दूध घर पे जब आता है तो बिना उबाले भी उपयोग के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि इसका पाश्चराइजेशन हो चुका है। आप पैकेट पे देखिएगा ज़रूर और बताइएगा। इसकी खोज किसने करी थी? लुई पाश्चर ने। इन्हीं के नाम पर, पाश्चर जी के ही नाम पर, इसका विधि का नाम पाश्चरीकरण रखा गया है। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, और उसके बाद फिर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे जो आप करें। इसको आप नोट करिए और सीखिए कि हमने क्या बताया। उसके अलावा जो एक्टिविटी दी है
उसको करके देखिए। जैसे आप ब्रेड को करके देखिए, ब्रेड खुले नमे स्थान पर रख के देखिए, या फिर आप दूध के पैकेट पे जो पाश्चराइजेशन हो उसको देखिए कितने डिग्री सेल्सियस पर करा गया है या कितनी देर के लिए करा गया है, उसके दूध के पैकेट पर आपको नोट ज़रूर मिलेगा। ओके, थैंक यू।